अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। पाकिस्तानी टीम ने अब अफगानिस्तान के खिलाफ खेलनी है सीरीज़ और उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ भी खेलनी है। न्यूजीलैंड आएगी पाकिस्तान और 5 T20s हैं और 5 वनडे इंटरनेशनल्स हैं। शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है और उसके चेंज होने की वजह ये बताई गई है कि पंजाब में सूबाई इलेक्शन होने हैं और उसके हवाले से जो शेड्यूल है इंतखाबात की वजह से वो चेंज होगा। तो इसलिए कुछ टीम ने आना है। 14 अप्रैल से ये शुरू होगी और 7 मई तक ये सीरीज़ चलेगी। इस पर भी बात करेंगे, टीम सिलेक्शन पर भी बात करेंगे, बाबर आजम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर भी बात करेंगे। गैर ज़रूरी तौर पर कैप्टनसी के इशूज़ क्यों बना दिए जाते हैं इस पर आज ज़रा खुलकर बात होगी। और PSL बड़ा शानदार इवेंट रहा, उस पर हमने अपनी ट्रांसमिशन भी की। तो PSL की एंडिंग पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बैक टू बैक टाइटल्स जीतना ये बहुत बड़ी बात है लाहौर कलंदर्स के लिए और शाहीन शाह अफरीदी की लीडिंग एबिलिटीज़ के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो बतौर लीडर बहुत शानदार तरीके से लाहौर कलंदर को आगे बढ़ा रहे हैं। शादाब करेंगे लीड जो सीरीज़ हम खेलने जाएंगे UAE में अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, और मोहम्मद यूसुफ साथ नहीं जाएंगे। ख़बरें अब तक यही हैं, इतलात यही हैं। और अब्दुल रहमान जो हेड कोच है उनका ये कह रहे हैं कि उमर गुल और मोहम्मद यूसुफ के साथ मिलकर काम करूँगा। हेड कोच होंगे वो और मोहम्मद यूसुफ और उमर गुल उनके अंडर काम करेंगे, बैटिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच के तौर पर। अरफा फिरोज जकी ने हमें ज्वाइन किया जी। आज सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप ट्विटर के हवाले से भी उन्हें देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी और उनके अपने चैनल पर भी। और ही इज़ अ वेरी गुड, वेरी रिनाउंड एंड आई थिंक अ वेरी डिसेंट जर्नलिस्ट जो बड़ी कंपोज बात करते हैं और बड़ी इस लिहाज से मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने जब भी उन्हें सुना कि वो बात करते हैं जो होनी चाहिए, मतलब यहाँ से वहाँ नहीं और वहाँ से यहाँ नहीं। सबसे अच्छी चीज़ अरफा की है। अरफा, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें ज्वाइन किया। बदियुज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर हफीज़ अमान क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, खुद अंपायर भी हैं, हमें ज्वाइन किया इन्होंने स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब, पहले तो सर आपसे कैसा रहा PSL और बैक टू बैक टाइटल्स जीतना लाहौर के लिए? बड़ा ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि मैं कनाडा से भी आया हूँ, तो पहली दफ़ा है कि पूरा PSL यहाँ पाकिस्तान में रह के देखने का मौका मिला। तो मतलब इट वाज अमेजिंग, कोई शक नहीं इसमें कि ये मुझे तो लगा कि ये वर्ल्ड कप से ज़्यादा बड़ा इवेंट है, क्योंकि वर्ल्ड कप में ऐसा लगता है कि क्योंकि वो 2-3-4 दिन के बाद एक मैच होता है और फिर उसके बाद एक गैप आता है और फिर उस पर टीम परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की टीम कैसा खेल रही है, जोशो खरोश उसके हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो PSL में एक टीम हारेगी तो दूसरी जीतेगी, तो उसके फैंस जोशो खरोश दिखाएंगे। जो जोशो खरोश खास तौर पर मुझे एक मैच देखने का मौका मिला पिंडी स्टेडियम में, जो 242 हुआ और फिर वो चेज़ भी बड़ा हो गया। मैच देख लिया आपने डॉक्टर साहब। तो मेरे लिए उस मोमेंट का हिस्सा बनना इट्सेल्फ एक बहुत ही बड़ी बात थी। और मैंने वो देखा कि जो मतलब सिक्योरिटी से लेके एंड तक जो एक मतलब लोगों का जम्मे गफीर था, मतलब वो थैंक यू पिंडी स्टेडियम फुल करने के लिए, वो तो एक कैप्शन था ही था, लेकिन वो फुल नहीं था, वो डेफिनेटली ओवर पैक था। हर जगह पे जहाँ जहाँ जगह मिल रही थी लोग बैठे हुए थे और खड़े हुए थे। सो मेरे लिए पर्सनली तो मेरा ख्याल लाहौर कलंदर ने कैसा दिया, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया कि लाहौर कलंदर ने इतने शानदार तरीके से, मेरा ख्याल है बड़ा हमने तो कम ही देखा है इंटरनेशनल लीग्स में भी बैक टू बैक खेलना और जीतना बड़ा कम होता है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैचेस बिल्कुल पैक टू पैक होते हैं। एक मैच ख़त्म, दूसरा शुरू, तीसरा मैच, चौथा मैच, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पे आपकी बहुत सारी चीज़ें वो भी सामने आती हैं जो हिडन होती हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कैप्टनसी की रेस में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं या शामिल कर दिए जाते हैं। ये थोड़ा फॉर्चुनेट भी है कहीं हद तक कि हमारे पास एक नई लीडरशिप सामने आ रही है, और साथ साथ अनफॉर्चुनेट में इस हवाले से कहूँगा कि बहुत सारे लोग उसको हवा देकर भी कहीं किसी और के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाती है। इसमें कोई शक नहीं। एक और अच्छी चीज़ भी होने जा रही है जी, मैं तो बड़ा खुश हूँ उस पर। अनाउंस पहले हुआ था और अब मिलने जा रहा है इंशाल्लाह से कल, यानी 23 मार्च को एजाज़ से नवाजा जाएगा सितारा इम्तियाज़ से बाबर आजम को। बाबर आजम के लिए बड़ा दिन यूँ भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग जब जारी हुई तो बाबर आजम एक बार फिर वनडे पर सबकत लिए बैठे, और मैं तो खैर उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बड़ा खुल के ये बात करता हूँ और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। तो बाबर को भी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे जी। बाबर आजम के लिए भी बड़ी शानदार ये ईयर रहा, और ख़ास तौर पे PSL बहुत अच्छी रही बाबर आजम के लिए। एक कराची किंग्स फ्रेंचाइज से निकल के तो पेशावर ज़ल्मी में आना ये बड़ा ज़बरदस्त रहा, क्योंकि बाबर आजम ने 500+ रन करके तो टॉप पर बैठे और हनीफ मोहम्मद कैप के हकदार बने। और बाबर और रिजवान दो ही लोग थे जिन्होंने 500 रन किए, तो वो दिखाई भी दे रहे थे पूरे उसमें। तो ये ओवरऑल PSL का ये इम्पैक्ट तो है कि जो प्लेयर फॉर्म में ना भी हो, बाबर तो खैर फॉर्म में, मैं बाकी किसी की बात कर रहा हूँ,
तो उसको भी मौका होता है कि वो अपने मैचेस खेले और फॉर्म में आए। ज़रा अरफा से भी इस पे बात करके देखते हैं। जी अरफा, कैसी रही पीएसएल और बैक टू बैक लाहौर का जीतना कैसा रहा? असम बहुत बहुत पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जाहिर सी बात है, पीएसएल जो है वो हमारा ब्रांड मैच होता है तो हम लोग सारे एक्साइटेड होते हैं। थ्रू आउट द ईयर हम लोग जो है इस टूर्नामेंट का वेट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि क्वालिटी T20 क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। वैसे तो बहुत ज्यादा लीग्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन जब पीएसएल की बात आती है तो एक चीज इसकी जो है बहुत ज्यादा यूनिक है, और वो है इसकी बॉलिंग क्वालिटी। बॉलिंग क्वालिटी T20 में बहुत ही कम, बहुत ही अंडररेटेड होती है, क्योंकि T20 इट्स ऑल अबाउट बैटिंग, बैटर्स की गेम है। बैटर्स आते हैं, छाते हैं, उन्हीं को ही पजीराई मिलती है, लेकिन बॉलर्स को बहुत ज्यादा कम इसमें पजीराई मिलती है। लेकिन पीएसएल एक ऐसी जो है वो लीग है, जब भी आती है तो हमेशा क्वालिटी जो T20 बॉलिंग होती है ना, उसका हमें इंतजार होता है। और ये ना सिर्फ हम, बल्कि जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं जो आते हैं यहाँ खेलते हैं, वो भी इस बात को जो है अप्रिशिएट करते हैं। और रही बात लाहौर कैलेंडर्स की, देखिए ये जो सम्राट उन्हें अब मिल रहे हैं, जो फल उन्हें अब मिल रहा है, ये इसकी पूरी एक जर्नी है। हम लोग ये तो देखते हैं कि टूर्नामेंट जीत गई लाहौर कैलेंडर्स या कोई भी XYZ फ्रेंचाइज अगर टूर्नामेंट कोई जीत गई, लेकिन उसके पीछे जो जर्नी होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और जो लाहौर कैलेंडर्स ने अपनी एक जर्नी शुरू की थी, जिसमें बहुत ज्यादा एक कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट भी शुरू में हुई थी, बहुत ज्यादा फेलियर का भी सामना हुआ था, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। हम बीइंग लाहौर कैलेंडर्स की मीडिया आउटलेट के जो है बिल्कुल हम लोग उसमें काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो वो लाहौर कैलेंडर्स को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन उसके जो फल थे, जो एक सब्र का जो कहते हैं ना कि हाथ थामे रखा था लाहौर कैलेंडर्स ने, और उसके जो है वो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात कर लें तो उसमें अपने ही प्लेयर्स को इन्होंने जो है वो एक कहते हैं रॉ प्लेयर्स को इन्होंने जो है वो हंट किया था, उसके बाद उनको ग्रूम किया, और फिर जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है उसमें जो टैलेंटेड क्रिकेटर्स होते हैं उनको ग्रूम किया। और फिर जब ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, तो कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि जब शुरू के ही पीएसएल के जो 8वां एडिशन था, 2 से 3 मैचेस हुए थे, तो हमें अंदाजा हो गया था कि लाहौर कैलेंडर्स की एक बात बिल्कुल यूनिक है इस टूर्नामेंट में, वो है इनकी बॉलिंग। क्योंकि T20 में बैटिंग तो सबकी चलती है, बॉलिंग किसकी चलती है ये कम कम हमें देखने को मिलता है। और जिस तरह लाहौर कैलेंडर्स ने थ्रू आउट अपनी जो बॉलिंग को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, और उसके जो है जरिए ही लीग स्टेज में जो है वो कामयाबी हासिल की, फिर प्लेऑफ्स में कामयाबी हासिल की, और जिस तरह फिर फाइनल वो जीते, ये देखने लायक था। और थॉरोली जो है इसको एंजॉय किया। लाहौर कैलेंडर्स मेरे ख्याल से एक वाहिद फ्रेंचाइज है कि जिसके थ्रू आउट द पाकिस्तान नेशन वाइड जो है वो फैंस हैं, और जितना जो है ना उन्हें देखना चाहते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो एक हमें जो वो हीरा मिला है। हम देखते हैं कि पहले हमें कुछ अगर पिछले कुछ साल देख लें तो हमें जो है वो कप्तानी की जो उसमें फुकतान नजर आता था, हमें कप्तान कोई नहीं नजर आता था। लेकिन बाबर आजम के बाद हमें शाहीन शाह अफरीदी पर अब झलक नजर आ रही है, शादाब खान पर झलक नजर आ रही है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो विन विन सिचुएशन है। अच्छा, अच्छी चीज़, बिल्कुल ठीक बात है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, विन विन सिचुएशन है। एक तो पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाता है। बदी भाई, मेरी अगर आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। बदी भाई, ये बताएं, आपसे सवाल ये है, फिर मैं ज़रा अरफा से भी करूंगा यही सवाल, कि बाबर आजम के लिए कराची किंग्स से निकल के पेशावर ज़ल्मी में जाना कैसा रहा? हाँ देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पूछे तो बाबर आजम के लिए वैसा ही रहा जैसे कराची किंग में थे। हमेशा से बाबर खुद परफॉर्मेंस करते हैं, हमेशा से परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन मसला उनके साथ यही होता है कि कुछ मैच ऐसे होते हैं जिसमें उनकी जो टीम है वो बिल्कुल लेग डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जीते जिताए मैच जो है आ जाते हैं। नो डाउट पूरे इवेंट में जो है बाबर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 516 रन किए, टीम को लड़ाया भी। और इसके अलावा जो उनके साथ प्लेयर्स थे, जिसमें टाम कूलर हो गए, उसके अलावा सैम अयूब हो गए, आरएस हो गए, तो एक अच्छी टीम थी। फाइनल खेलना चाहिए था, लेकिन होता है ना कि T20 क्रिकेट एक ऐसी है कि जो दिन हो उसी दिन वो ही जीतना है। तो ओवरऑल अगर बाबर आजम पे तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। वो हमेशा से जो है वो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, वो रन करता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस ये जरूर हुआ कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम पे चेंजिंग की है और नए लड़कों को चांस दिए, लेकिन असरान भाई होता ये है कि हम बहुत सारे कप्तानों के साथ बहुत कुछ कर चुके हैं इससे पहले। शहजाद की मिसाल आपके सामने है, यूनुस की मिसाल सामने है, शोएब मलिक की सामने है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कप्तान हैं जिनके साथ हम इस तरह के रवैये अख्तियार कर चुके हैं। मनपसंद जब लोग और बोर्ड जब आते हैं तो वो अपने अपने लोगों को आगे कर लेते हैं। आप अगर बात कर लें मैनेजमेंट में देख लें, और जो देखें आए और सबको चेंज कर दिया, किसी की सैलरियाँ कम हो गई, किसी को क्या हो गया,
तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो उनके जो स्टार प्लेयर हैं जैसे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम खुद आराम नहीं करना चाहते थे, तो फिर मेरे ख्याल में इनको आराम देने की जरूरत नहीं थी। हाँ, आप फास्ट बॉलर को आराम दे सकते हैं, आरिफ सऊद थक गए होंगे, शाहीन शाह अफरीदी थक गए होंगे, उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर जिनको थोड़ी सी इंजरी की प्रॉब्लम हुई है उनको आराम दे सकते थे। लेकिन इस तरह के मेन प्लेयर को अगर आप इस तरह के बगैर पूछे वो खुद कह रहा है कि मैं फिट हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, आपकी मर्जी खिलाएं ना खिलाएं, तो मेरे ख्याल में फिर आगे आपकी टीम में इंतशार पैदा होगा और आगे आपकी टीम में वो वाली चीज़ नहीं रहेगी। अब ये बात आपकी सही है बदी भाई, मेरा ख्याल है करना भी यही चाह रहे हैं। एक टीम में यूनिटी है जो हमने खुद भी विटनेस की है, हम मीडिया बॉक्स में बैठ के भी विटनेस की है। अरफा हमारे साथ हैं, उन्होंने इस चीज़ को बड़े पुराना कवर कर रहे हैं। ये चीज़ हमने विटनेस की है, यूनिटी है, इसको क्यों ख़राब करना है? और यूनिटी ख़राब करने से आपकी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब होगी। क्या कहते हैं बदी भाई? बिल्कुल, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि जब आपकी टीम एक टीम हो गई है, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, एशिया कप में आपकी परफॉर्मेंस देखने आप फाइनल खेले, वर्ल्ड कप के आप फाइनल में खेले, उसके अलावा जो ये अलग बात है कि आप टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहे, लेकिन यही टीम है जो आपको आगे जाके खेलेगी। 2 चेंजेस बनती हैं, 3 चेंजेस बनती हैं। अगर आपने यही क्राइटेरिया बना लिया, अगर पीएसएल के परफॉर्मर को जो है वो मुसलसल चांस देते रहे, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? मेरे ख्याल में एक प्लेयर अगर रन करता है, साइम अयूब की मैं बात करता हूँ, उसने डोमेस्टिक से रन करके ऊपर आया, 19 से रन करके ऊपर आया, चांस मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर आते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट आते हैं और पीएसएल में परफॉर्म किया, वाह वाह हो जाती है और उनको जो है टीम में ले लिया जाता है, तो ये आपकी क्रिकेट के लिए भी नुकसान है। तो मेरे ख्याल में एक प्लेयर को पक्का होने दें, उसको पूरा एडजस्ट होने दें, जब वो इस नंबर के लिए या इस बॉलिंग उसके लिए मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि वो हो, तो फिर इसको आप जरूर टीम में लें। लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल में बाबर आजम पे क्या गुजरी होगी, रिजवान पे क्या गुजरी होगी, ये तो उनसे ही पूछते, अगर हम उनसे सवाल भी पूछते हैं तो वो जो है गोल कर जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से मुसलसल 2 साल से परफॉर्मेंस बाबर आजम और रिजवान दे रहे हैं, हर कोई उनकी ओपनिंग में तनकीद कर रहे हैं। इस पीएसएल में देखें कि बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाया है। सर 146 स्ट्राइक रेट, बाबर आजम ने अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाकर 146 और रिजवान ने भी 142, तो अच्छा गए। कह रहा हूँ इन दोनों ने अपने स्ट्राइक को, जिस बात पे इनकी तनकीद हो रही थी, उस तनकीद को उन्होंने अपने बैट से जवाब दिया और अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया। आप देखिए ना, रिजवान अपनी टीम को फाइनल में ले गया, बाबर आजम अपनी टीम को बिल्कुल फाइनल के करीब ले गया और वहां पर उसकी टीम जाके आ रही। और मेरे ख्याल में अगर मुल्तान और उसका लाहौर का मैच देखें तो सेम मैच, जो पहला मैच हुआ वही फाइनल हुआ, उसमें भी देखें कि आप वही 15 रन चाहिए थे, आगे उससे खुशदिल शाह था, फिर यहाँ फाइनल में भी 13 रन चाहिए थे, जमान के सामने खुशदिल शाह था। तो मसला ये है कि उस वक्त अगर अब्बास अफरीदी अगर स्ट्राइक ले लेता तो मेरे ख्याल में आज हम कह रहे हैं ना कि लाहौर ने आउट करनी। अच्छा, ये चीज़ आपने बड़ी मजे की कही बदी भाई, ये बात सही है। अब्बास ने जिस तरह से बैटिंग की तो वो बड़ा मज़ा है। अरफा, मैं इसी पर आपका कमेंट भी चाहूँगा। हम टीम अनाउंस कर देते हैं, रेस्ट कराते हैं, बिल्कुल करवाएं, राइट है, पीसीबी का राइट है, बिल्कुल करें, कोई इस पे 2 राय नहीं, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट ना करें, खामखा में एक सोशल मीडिया को एक इशू ना दें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी ज़्यादा हाइप खड़ी होती है, मीडिया से भी ज़्यादा। तो आप एक इशू खुद क्रिएट कर रहे हैं, गैर ज़रूरी तौर पे यूनिटी है उसको ख़राब कर रहे हैं। और दूसरा ये कि बाबर के लिए कराची से पेशावर आकर खेलना कैसा रहा? देखिए अरसलान, ये मैं आपको जो है वो कैटेगोरिकली इस बात की मैं जो वो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल डिसीजन ये हो चुका था कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी या ये जितने भी जिन सीनियर्स को जो है वो रेस्ट करवाए गए, ये रेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं थे। और ये आखिरी रोज जो था ना, तब तक ये बात बिल्कुल कंफर्म थी, क्योंकि इन सब के साथ जो है हमारे जराए जो है वो बिल्कुल मुंसलिक थे और उन्होंने कंफर्मेशन ये दी थी कि ये तमाम खिलाड़ी जो है वो रेस्ट करने को तैयार नहीं। और उसका जो एक बेहतरीन जो कहते हैं ना कि एक प्रूफ था, वो शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई इस हवाले से। तो ये जो डिसीजन था, ये सोल जो है वो चेयरमैन पीसीबी का था, चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का, जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, उनका ये डिसीजन था। मैं पर्सनली इस डिसीजन से एग्री बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि आप किस टीम के खिलाफ खेल रहे हो, आप किस कंडीशंस में खेल रहे हो, आप कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हो, ये बात होती है अहम। अफगानिस्तान में यूएई कंडीशंस में T20 फॉर्मेट, जिसमें अफगानिस्तान ने जो है वो काफी ज्यादा सरप्राइज किया हुआ है, जिनका जो है वो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और यूएई में ही इन्होंने खेली है सारी अपनी क्रिकेट, वहां की कंडीशंस जानते हैं।
क्या उसमें आप लोग जो है वो चेंजेस करना, इस तरह से ऊपर से नीचे बिल्कुल ही उलट पुलट आप अपनी टीम कर देना, जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट दे देना, मेरे ख्याल से ये डिसीजन जो है वो ठीक नहीं था। और हम तो यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, पीएसएल के परफॉर्मर्स हैं उनको अगर लाए हैं टीम में, इंटरनेशनल कैप जो है वो देने जा रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, इसके जो रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। लेकिन अगर एट वर्स्ट सिचुएशन अगर ये जो रिजल्ट्स हैं हमारी फेवर में ना आए, तो फिर उसके बाद क्या होगा? शादाब खान के ऊपर प्रेशर आएगा, जो नए खिलाड़ी आपने जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं उन पर प्रेशर आएगा, उनके जो फ्यूचर है उस पर सवालिया निशान लगा दिया जाएगा। और फिर तीसरी बात देखें, जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कैप है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। उसको अर्न करने के लिए जो है ना, 2-3 सीजन रगड़ा खाकर जो है वो खिलाड़ी जो है वो मंजर आम पर आता है। लेकिन इस तरह से अगर आप एक टूर्नामेंट पर जब वो अगर कैप्स को बांटना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। बाबर आजम की अगर आप बात करें, इस तरह के हीरे जो हैं वो सदियों बाद मिलते हैं। पाकिस्तान के पास जो है वो कौन सा कोई बैटिंग स्टार अगर आप रिसेंट पास में देखो तो कौन थे? देखें, परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा है, यूनुस खान, इंजमाम, बड़े बड़े परफॉर्मेंस हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मैं बिलीव करता हूँ कि जावेद अगर कोई इस तरह का खिलाड़ी आया है जिसने डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट को बैटिंग डिपार्टमेंट में, तो वो बाबर आजम है। आज अच्छा अरफा, मैं अगर आपसे ये बात करूं, अगर आपने देखा हो वो एरा जब हम ज़ाहिर है 2009, 10 और 12, 13 इस एरा की बात कर, इसके बाद से क्रिकेट जो है आपकी वो बॉलर ओरिएंटेड थी, हम बड़ी स्लो क्रिकेट खेलते थे। फिर 15, 16, 17 और 17 के बाद से वो चैम्पियंस ट्रॉफी, और उसके बाद से हम देखें जब बाबर आजम आते हैं, सरफराज ने वो टीम इकट्ठी की, फ़खर जमान आते हैं, हसन अली आते हैं, शादाब आते हैं, ये एक जो नया ब्लड आया उसमें बाबर आजम उन सारी जितने प्लेयर्स हैं उनमें भी निखर के सामने। फिर हमने देखा कि अब लोग बाबर आजम बनना चाहते, पहली बार मैं देख रहा हूँ, वरना लोग वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस ही बनना चाहते थे। अब लोग कहते हैं कि हम बाबर आजम बनना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उसने अपने बल्ले से दुनिया को अपना गर्विदा बनाया है। बिल्कुल अरसलान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, एक एरा था कि विराट कोहली से जो है कंपैरिजन होता था नए खिलाड़ियों का, बाबर आजम भी उसमें जो है वो शामिल थे। लेकिन अब जब नए खिलाड़ी आते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो बाबर आजम से उनको जो है वो कंपेयर किया जाता है। सोशल मीडिया जो है ना, वो एक बहुत ज्यादा एक आई ओपनिंग चीज है। वहां आपको कोई फिल्टर करके कोई बात नहीं आएगी, ओपिनियन जो होगी बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम द माउथ होगी, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी और ऑनेस्ट ओपिनियन होती है। और अगर आप देखें तो बाबर आजम के हवाले से जो ओपिनियन है वो क्रिकेट फैंस की बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन शायद जो पिछला रजीम थी पीसीबी की, रमीज जाजा के अंडर, उन्होंने तो एम्पावर किया बाबर आजम को। लेकिन मुझे लग रहा है, और ये मुझे मेरे रिजर्वेशंस हैं, खदशात है मेरे, कि जो करंट रजीम है पीसीबी की, वो उस तरह से ट्रीट नहीं करी बाबर आजम को। बाबर आजम को जो एक अथॉरिटेटिव कप्तान जो बनाया गया था, वो उसकी जो अथॉरिटी है उसमें उसको थोड़ी सी कमी जो है वो करने की कोशिश करी है। अगर ऐसा है, मुमकिन तौर पे अगर ऐसा है, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। क्योंकि क्रिकेट एक वाहिद इस तरह की गेम है जिसमें कप्तान की जो है वो एक रोल होता है, बहुत अहम किरदार होता है। बाकी तो चले खिलाड़ी आसपास होते हैं, लेकिन जो क्रिकेट है उसमें कप्तान का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। और बाबर आजम की अगर आप देखें, आपने जो सवाल मुझसे पहले किया था कि इस्लामाबाद से कराची से फिर पेशावर आना, ये किस तरह का जो है उनके लिए किस तरह की एक फायदेमंद रहा या नहीं रहा, किस तरह देखते हैं, तो बाबर आजम के लिए तो ये मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन ही उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा। क्योंकि जो इज्जत उनकी एक कमी आ रही थी एक फ्रेंचाइज में, वो उन्होंने दोबारा से गेन कर ली। वरना वजह बनती नहीं थी उनकी कराची किंग्स से पेशावर में आना। कप्तानी उनके पास थी, प्लैटिनम के वो खिलाड़ी थे, ओपनिंग वो कर रहे थे, तो क्या वजह थी जो उनको पेशावर आपकी ये बात से मैं 100% एग्री। अरफा देखिए ना, अब कराची किंग्स में जब गए तो एक अजीब मामला है, सोशल मीडिया पर वहाँ पर एक जंग चलवा दी और वहाँ पर कहा गया जी बाबर बाबर बाबर। हालांकि आप देखें इंडिविजुअली देखें तो कराची किंग्स में स्कोर ही बाबर का था, सिर्फ किसी और ने स्कोर ही कोई नहीं किया, ना शर्जील चला ना कोई। इस बार भी आप देख लें तो इमाद ही अकेला खेलता रहा और कराची किंग्स को जीतने का फिर मौका नहीं, फिर वो बॉटम पे आके खड़ी होगी। तो फ़र्क बाबर आजम नहीं था, वो पूरी टीम, उसकी थिंकिंग, मैनेजमेंट, प्लेयर्स की पिक एंड चूज़, ये था, उस पर काम करना चाहिए, ना कि किसी एक प्लेयर के। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से भी इस पर इनका व्यू लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अरफा फिरोज़, बदियुज़्ज़मा साहब, डॉक्टर हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। बात हो रही है इस वक्त कैप्टनसी इशू को, मतलब एक गैर ज़रूरी बात थी जिसको इशू बनाकर और फिर प्लेयर्स को भी परेशान कर दिया गया है। एक लंबी चौड़ी बहस छिड़ गई है हर जगह पर। क्या ये ज़रूरी था या इसको डिसेंट तरीके से हैंडल करना चाहिए था? क्योंकि अब आपकी टीम वो टीम है जो एक T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल,
एक का फाइनल, बड़ी बड़ी टीम्स बाहर रह गई, ऑस्ट्रेलिया जैसी, इंडिया जैसी, ये बड़ी टीम्स बाहर रह गई और आपने खेला है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और कैप्टन बाबर आजम है और इस वक्त ओडीआई रैंकिंग में भी नंबर 1 है, T20 में भी देखें तो टॉप पोजीशन पर हैं वो, इसी तरह आप उनको टेस्ट में देखें तो टॉप 4 में वो मौजूद हैं। और इससे ज़्यादा वो क्या करे भाई पाकिस्तान के लिए, कुछ तो थोड़ा सा रहम करो उस पर और उसको कम से कम रिलैक्सेशन दे। हर वक्त उनसे यही सवाल कि जी ये आपके पीछे तो वो आपकी वजह, तो कभी ये आपकी वजह, ये बड़ी अजीब बात है। सर सिलेक्शन के हवाले से आप कुछ बात करना चाह रहे थे कि नजम सेठी साहब आए हैं और चीफ सेलेक्टर के साथ टीम अनाउंस हुई थी। ये वैसे बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है अरसान भाई मेरे लिए कि जब चीफ सेलेक्टर बनाया गया, एक सिलेक्शन कमेटी है, उसके मेंबर्स हैं, उन्होंने थारो वर्क किया होगा, हम ये उम्मीद करते हैं एक इदारा है, एक सिस्टम के तहत वर्क करता होगा। लेकिन ये पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ कि किसी चीफ सेलेक्टर ने बैठकर टीम अनाउंस की, हारून रशीद साहब ने, और उनके दाएँ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी। मुझे लगता है वो कंट्रोवर्सी की वजह से आए होंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा हो गई थी, उन्होंने सोचा कि मैं जाके खुद भी जवाब दे दूँ मीडिया को। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंट्रोवर्सी ज़्यादा क्रिएट होगी इसकी वजह से? मेरा ख्याल है हो गई है, उसके बाद ज़्यादा हो गई। मुझे तो लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बैठना, ऐसा लगता है कि गन पॉइंट पर टीम अनाउंस कराएगी उनसे। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई कंट्रोवर्सी। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका काम उसी को साजे। तो मेरा ख्याल है कि बेशक उनका इन्फ्लुएंस था भी, तो कम से कम उनको मीडिया पर सामने साथ नहीं बैठना चाहिए था। और दूसरी बात है कि जब कोई भी चीज़ होती है तो उसकी जस्टिफिकेशन इस तरह देने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है जो क्रिकेट को चलाता है, उसके तमाम मामलात को देखता है, हम उस पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। तो उनको जब कोई डिसीजन वो ले लेते हैं तो उसको इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को आप जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मेरा ख्याल है कि अब ये मैं दोनों मेरे सीनियर्स अरफा भाई से भी और बदी भाई से भी इख्तलाफ करते हुए, माजरत के साथ बसद एहतराम इख्तलाफ करते हुए कि अगर 4 प्लेयर्स को या 5 प्लेयर्स को बाहर बिठा दिया गया तो इससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इससे कहीं ऐसा नहीं होने जा रहा कि बाबर आजम या रिजवान हमेशा के लिए बाहर हो गए या उनकी स्पॉट तो उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है वो बाहर नहीं हो सकते, वो कहीं भी बाहर नहीं, कभी भी बाहर नहीं हो सकते। कम से कम अगले 4 से 5 साल तक तो हमें नज़र नहीं आते। और जैसे आपने पहले भी कहा कि वो इतना सुपरस्टार है बाबर आजम कि उसको तो मरह दुनिया की कोई भी टीम लेने को तैयार हो जाएगी। तो इस तरह का क्रिटिसिज्म एक फजूल है। और दूसरी बात कि अगर अफगानिस्तान, हम ये नहीं कह रहे कि अफगानिस्तान को वीक टीम है, T20 की वो एक बेहतरीन टीम है, उसने हमें ख़ासतौर पर पाकिस्तान को हमेशा बहुत टफ टाइम दिया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम नए प्लेयर्स को नहीं आजमाएंगे तो किस मौके पर आजमाएंगे? हम सेम टाइम पे जब बाबर और रिजवान अपना स्पॉट नहीं छोड़ते ओपनर्स का, तो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं ये नए लड़कों को मौका नहीं देते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतना जज्बाती होने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ठीक डिसीजन है। और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शादाब का जहाँ टेस्ट होगा, वहाँ साइम अयूब का भी टेस्ट होगा, वहाँ हारिस का भी टेस्ट होगा, और बाकी तमाम हसीबुल्लाह का भी शायद टेस्ट हो जाए। और बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे जिनका टेस्ट ज़रूर हो अच्छा जाएगा। चले, अब मैं आपकी बात से एक हद तक कि ठीक है, चले मैं यही कह रहा हूँ टीम अनाउंस करना कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसको इशू ना बनाएं। आप कहें जी नए लड़कों को मौका दे रहे हैं, जैसे भारत में होता है कि बी टीम खेल रही होती है तो हम एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं, तो उसको इस तरह से बात करें ना। आप ये कहें कि यार हम एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं, इधर तो अजीब मसला है कि कोई अगर नहीं बैठना चाह रहा आप क्यों बिठा रहे हैं भाई? अगर वो अपनी परफॉर्मेंस देना चाह रहा है पीक टाइम पे, प्रीमियम फॉर्म में, भले किसी भी टीम के खिलाफ वो स्कोर करे। बदी भाई, शान मसूद, इफ्तिखार और नवाज़, इन अच्छा चले मैं अरफा के पास चला जाता हूँ। अरफा, शान मसूद, इफ्तिखार और नवाज़, इन 3 की स्पेशल बात इसलिए करूँगा, क्या परफॉर्मेंस थी इनकी PSL में? फिर आपने चले डालना था सीनियर कह के कि नहीं कोई तो साथ होना चाहिए, तो मेरा ये ज़ाती सा ख्याल है, बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ करें, शान मसूद इज़ नॉट ए T20 प्लेयर। देखिए अरसलान, आप ठीक कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है शान मसूद की उस तरह से परफॉर्मेंस तो हमें PSL में नजर नहीं आई थी जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर उनका आउट ऑफ नोवेयर जो है वो टीम में आ जाना, अगर आप जो है वो रिस्क करा रहे हो बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों को, तो फिर शान मसूद को इंक्लूड करना यहाँ तो फिर सवालिया निशान है, क्योंकि शान मसूद परफॉर्मेंस की वजह से तो इंक्लूड नहीं किए, और अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो दैट मीन्स कि आप उनको ड्रॉप कर दो, लेकिन उनको इंक्लूड किया गया। यहाँ मैं एक आपकी ना एक इसी बात को आप जोड़िएगा जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप प्रीवियस रिजीम में अगर देखें तो कप्तानी पे कोई भी इस तरह का जो ना सवालिया निशान कभी भी नहीं आया, ना उस पर कोई डिबेट हुई। फुली कंप्लीटली जो है वो एम्पावर किया गया था बाबर आजम को पिछली रिजीम ने। लेकिन जैसे ये रिजीम आई है तो हमने शान मसूद का भी नाम देखा, हमने जो है वो सरफराज अहमद का भी नाम देखा। ये बात अच्छी है कई अरफा, एक बंदा जो ड्रॉप था वो वाइस कैप्टन के तौर पे आ गया। जी बिल्कुल, और वाइस कप्तान जो है वो आए भी वाइस कप्तान और फिर खेले भी नहीं, और फिर तीसरे मैच में खेले। ये एक जो है वो दोबारा इस पे डिबेटेबल बात है।
खैर सरफराज अहमद का भी जो है वो नाम आ गया टेस्ट में, उन्होंने जो सेंचुरी कर ली तो उसके बाद उनको कप्तानी के लिए जो है वो भी जो है वो उनके बारे में भी बातचीत करना शुरू कर दी। फिर शाहीन शाह अफरीदी का भी खबरों में नाम आ गया कि बाबर आजम जो है जी। उनको रेस्ट करवा के शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना चाह रहे हैं, और एट दी एंड जो है वो शादाब खान को जो है वो कप्तान बनाने के लिए इन्होंने जो है वो डिसीजन ले लिया। लेकिन मैं अभी भी कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ कि ये कंफर्म बात है कि बाबर आजम ना इसमें रेस्ट करना चाह रहे थे और ना ही अपनी और कप्तानी से जो रिजवान है भी रेस्ट। नहीं करना चाह रहे थे अरफा, मेरी इतलात ये है, बल्कि मैंने खुद कुछ पता किया था तो जिसके मुताबिक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रिजवान भी रेस्ट नहीं करना चाहते, इवन शाहीन भी चाहते थे कि अभी अभी इंजरी से उठे हैं तो उनकी फॉर्म अच्छी है तो वो खेल लें। देखिए अरसलान, रेस्ट करने की बात ही नहीं है ना, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आप खेल रहे हैं, यूएई में खेल रहे हैं और T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, और T20 फॉर्मेट में क्या रेस्ट आपको चाहिए? 4 ओवर्स का जो है वो बॉलर ने स्पेल करवाना है, और जो बैटिंग है उसमें 20 ओवर, हार्डली 20 ओवर भी कौन खेलता है, लेकिन उसमें जो वो रेस्ट या वर्कलोड वाली बात क्या है? और पीएसएल अगर आपने पूरा खेल रही है, चले आप हेक्टिक हो गए तो उसके बाद भी तो है आपको रेस्ट तो मिला ही है ना उसके बाद ये। और दूसरी बात ये है कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनमें रेस्ट का ये कॉन्सेप्ट बैटिंग में तो मैंने कभी भी नहीं सुना। आप 90s की क्रिकेट देख लें, मैंने तो तभी से जो फॉलो करना शुरू की थी, कभी रेस्ट का और ये वर्कलोड का कॉन्सेप्ट कभी सुना नहीं था। चले बॉलर्स की अब बात कर लें कि 3 फॉर्मेट्स आ गए हैं, लीग बहुत ज्यादा हो गई है, तो चले ठीक है जी, आप अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को रेस्ट करवा दें, लेकिन बैटर्स को रेस्ट करवाना, वो भी कप्तान को, वो भी फिर जो सीनियर्स हैं उनको रेस्ट करवाना, और फिर ये नई रिजीम में इस तरह के डिसीजन लेना, ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और वो कहते हैं ना कि डिस्कशन डिबेट जो वो शुरू हो जाती है, जिससे टीम एनवायरनमेंट जो है डिस्टर्ब होती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि देखें, हम लोग अगर, मैं और आप अगर बात करते हैं या हमारा पैनल अगर इस बारे में डिबेट करता है, तो ये जो बातें हैं ये टीम तक पहुंचती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके कान बंद है तो सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करता, ये बातें वहां पहुंचती हैं और उसके बाद जो है वो इस तरह की जो है वो क्वेश्चन मार्क्स जो है वो शुरू हो जाते हैं टीम में। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और गैर ज़रूरी तौर पर प्लेयर्स को भी मेंटली टॉर्चर करते हैं इन चीज़ों से। बदी भाई, मैं शान मसूद, इफ्तिखार और नवाज़ की परफॉर्मेंस नहीं थी, इमाद को आपने सेलेक्ट किया था, अब नवाज़ को उसके साथ बिठाने का मकसद यही होगा कि यार इमाद को खिलाएं या नवाज़ को खिलाएं, फिर आपने ऑप्शन कम कर लिए, तो सिलेक्ट क्यों कर लिया? 3 तो मैचेस हैं। बदिर जमा साहब, बिल्कुल आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि एक तरफ आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं और दूसरी जानिब आप जो है इफ्तिखार को भी टीम में शामिल करते हैं। मोहम्मद नवाज जिसने पूरे पीएसएल में सवाए एक इनिंग्स के कुछ भी नहीं किया, उसको आपने टीम में शामिल कर लिया। फिर एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि नसीम शाह इनफिट है भाई, नसीम शाह की उंगली में चोट है और वहां जाके वो मैच नहीं खेलेगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि वो इनफिट है और उसको भी टीम में आपने रख लिया। क्या उसको आप रेस्ट नहीं करा सकते थे? आपने तो उसको भी रेस्ट करानी थी। और एक और बात यह कि जो आपने बाबर की कप्तानी के वाले से बात की कि उनसे पूछा गया कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, रात 10 बजे एक फोन जाता है बाबर आजम के पास, उनके कहा जाता है जी कल हम टीम अनाउंस कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपको रेस्ट कराएं। तो बाबर आजम का आगे से जवाब आता है जी कि मैं तो खेलना चाहता हूं, आपकी मर्जी है, आप रेस्ट कराएं या कुछ भी कराएं, आपके हाथ में। ये रात 10 बजे की बात है। नजम सेठी साहब ने खुद फोन नहीं किया, किसी के थ्रू उनके पास फोन गया और यही फोन जो है रिजवान के पास भी गया। वो भी नहीं चाह रहे थे कि भाई मैं टीम में खेलना चाहता हूं, मुझे कोई रेस्ट की जरूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आप खिलाड़ी को एतमाद में ही नहीं लेते, अपनी मर्जी से रेस्ट कराते हैं। जिसको रेस्ट की जरूरत है वो टीम में है, जिसको रेस्ट की जरूरत नहीं है उसको आपने टीम से बाहर कर दिया। ये चीजें जब आप करेंगे तो आप की टीम जो है कैसे आगे जाके एशिया कप अच्छा बदी भाई, एक बात बताएं, यही चीज आपसे भी कि क्या जब जरूरी था कि खुद आते चेयरमैन पीसीबी और टीम अनाउंस के लिए साथ बैठ जाते? ये जरूरी था क्या? सर उस दिन मैंने यही खबर दी तो मुझे लोग कहने लगे कि यार ये इस तरह की खबर। मैंने कहा हमने तो जब से भाई क्रिकेट कवर कर रहे हैं मैंने कभी नहीं देखा कि चीफ सिलेक्टर अगर टीम अनाउंस कर रहा हो उसके बराबर में जो है चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी जो है बैठा हो सफाइयां पेश कर रहा हो। भाई जब आपने बाबर को कह दिया, रिजवान को कह दिया, सबको कह दिया, तो फिर आपको सफाई पेश करने की क्या जरूरत है? आपको सफाइयों की जरूरत ही नहीं थी भाई, हमने उनको कह दिया, वो राजी है, खत्म हो गई बात। टीम अनाउंस जो है हारून रशीद को बेसिल की तौर पर ये लाया गया है, उनके ना टीम वो अनाउंस कर सकते हैं, ना वो कप्तान को चुन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जो उनको कहा जाता है लिख के दिया जाता है कि ये बोलो, वो बोल देते हैं। बदिर जमा साहब, हारून रशीद साहब हो गए, अरफा आप बड़ी बेहतर जानते हैं, घूम फिर के किसी ना किसी रोल में वो आपको पीसीबी में दिखाई देते हैं। सालों हो गए इस बात को। आप कुछ बात, एक बार तो ये तक हुआ बदी भाई, मैंने इस पे प्रोग्राम किया, माजरत आपकी बात आप इस पे करने, एक ऐसी पोस्ट अनाउंस की जिसमें लगता ये था कि वो डिज़ाइन ही उनके लिए हुई, उसकी एलिजिबिलिटी उनके बारे में लिखी हुई है।
वही मैं असलाम भाई, ये आपसे ये कह रहा हूँ ना कि अब मोहम्मद वसीम की मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं मोहम्मद वसीम की तारीफ 2-3 जगह करूंगा। वो इस वजह से कि वो टीम अनाउंस करता था, हम उसकी तनकीद करते थे, लेकिन उसने 4-5 लड़के आपको दिए हैं जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है और आज टीम में आपकी खेल रहे हैं। आपके सामने आमिर जमाल की मिसाल सामने है, वो आमिर जमाल को लेकर आया। फिर उसके अलावा उस साइम अयूब को उसने किया। फिर जो सरफराज अहमद न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट खेला, उस 2-3 दिन पहले सरफराज को वसीम ने कह दिया था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आप टेस्ट खेलोगे, लेकिन आगे क्रेडिट किसी और ने ले लिया। तो ये चीजें वो होती हैं कि भाई करता कुछ है और तारीफें किसी की हो जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वक्त सब पे आने, तो मेरे ख्याल में ये आपकी टीम, हमने अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा हल्का समझ लिया है, तो ये टीम का अनाउंस कर दिया, वो हल्की टीम नहीं है। आपके यहाँ उनके सारे लड़के खेल के जा रहे हैं, राशिद ये खेल रहा है, मुजीब खेला है, फैजुल्ला फारूकी है, फिर उसके अलावा गुरबाज यहाँ पर खेल गया है, तो वो टीम तगड़ी है। अच्छा बदी भाई, आपने अपनी रैंकिंग अच्छी करनी होती है तो फिर आप ज़रूर बैलेंस करते हैं, 3-4 लड़के नए रखते हैं, 5 रख ले नए, कोई एतराज़ नहीं, उसके साथ वो लड़के भी रखे जो मैच विनर्स हैं। अब आपको किसी के बारे में ये नहीं पता कि वो इंटरनेशनली क्या परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपने देखी नहीं हुई इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस। आजम खान आए, एक बार आए, बाहर चले गए। हारिस इज़ अ वेरी गुड प्लेयर बट वेरी न्यू प्लेयर, हारिस पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। और फिर आप कहेंगे जी अच्छा, एक छोटी सी बात, मैं अफरान भाई आपकी बात काट रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि हम करते हैं कि हमें ये प्लेयर मिल गया, वो प्लेयर मिल गया, वो प्लेयर मुझे ये बताएं कि आपने अभी वर्ल्ड कप खेलना है 50 ओवर का, मुझे मिडिल ऑर्डर में एक भी बैट्समैन बता देंगे जो आपने इस PSL से लिया हो या डोमेस्टिक से आपके सामने हो। आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है ही नहीं, जो भी आ रहा है ओपनर आ रहा है, सायम है ओपनर है, हारिस है ओपनर है, चांद मसूद है ओपनर है, रिजवान ओपन है, बाबर ओपन कर रहे हैं, शजील ओपन कर रहे हैं, जितने भी आपके पास परफॉर्मर में टॉप 3-4 में परफॉर्मर हैं, उस फखर जमान ओपनर है, तो सारे ही ओपनर हैं। भाई आपने मिडिल ऑर्डर में 2-3 प्लेयर तैयार करने, वो ये कहाँ बहुत हैं? बड़ा मसला है, ये बहुत ये बड़ा आपके मसला साथ है बदी भाई, मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत बड़ा मसला है और अब से नहीं है। आपने T20 वर्ल्ड कप भी देख लिया था, बाबर रिजवान अभी चले तो लाहौर- ठीक, नहीं लाहौर- चले तो गई टीम। लाहौर की टीम 5 मैच खेली है चेस करते हुए, जब उसके टॉप 3 आउट हो गए, 4 आउट हो गए, तो उसके बाद की टीम चेस नहीं कर सकी और 5 मैच वो हारी है चेस करते हुए। ये तो पहले फील्डिंग करते हुए वो मैच वो जीते। तो आप ये चीजें क्यों नहीं नोट करते कि हम चेस पे कितने कमजोर हैं? ये बात आपकी सही। ये मैं अरफा से भी, अरफा हमारे मिडिल ऑर्डर का वाकई मसला है ना। हम तो ओपनर के लिए एक ज़माने में मसला था, जब अहमद शहजाद वगैरह खेल रहे थे तो हम तब कहते थे यार एक ओपनर आता है, एक चला जाता है, ओपनर का इशू है। अब हमारा मिडिल ऑर्डर इशू है, हमारे पास कोई एक प्लेयर भी इस तरह का मिडिल ऑर्डर का नहीं है जिसको मुस्तनद तरीके से हम रखें। अब वापस आप शोएब मलिक की तरफ तो नहीं देख सकते, हारिस सोहेल की तरफ तो नहीं देख सकते। देखिए, बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि मिडिल ऑर्डर का हमें मसला तो है और हमें जो परफॉर्मेंस जो हमें चाहिए वो हमें PSL में भी मिडिल ऑर्डर से नहीं दिखाई दी, और अब पाकिस्तान टीम में जो मिडिल ऑर्डर हमारा बनता दिखाई दे रहा है वो परफॉर्मेंस अपनी कैरी नहीं करते आई दिखा रहे हैं। लेकिन जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा हुई थी वो इफ्तिखार अहमद को हुई थी। इफ्तिखार अहमद से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वो PSL के 8वें एडिशन में परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि उससे पहले जो उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी और फिर BPL में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था, वो लग रहा था कि अपनी टीम को जो है ना वो प्रॉपरली तरीके से जो है जिताएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट हो गया कि वो जिस फ्रेंचाइज से खेले हैं वो उनके अपना ही माइंडसेट जो है वो क्लियर नहीं था। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कॉम्बिनेशन ने जो है वो प्रॉपरली डैमेज किया है, जो बैटर्स भी थे, और उसमें इफ्तिखार डेफिनेटली जो है वो शामिल थे। लेकिन इफ्तिखार को चलें आपने कैरी किया है, उनकी अगर ये PSL की परफॉर्मेंस अगर हटा दे तो उससे पीछे परफॉर्मेंस अच्छी थी, हार्ड वर्किंग है, एक पक्की जो एक काफी स्ट्रॉन्ग किस्म की वो हिटिंग एबिलिटी भी रखते हैं। सेकंड नाम जो मैं लेना चाहूंगा जिनको इस तरह से चांस नहीं मिल पाया, लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक तरह से एसेट है पाकिस्तान का T20 क्रिकेट में, वो सुहेब मकसूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से उन्होंने खेला था, ज्यादा उन्हें मैचेस नहीं मिल पाए, लेकिन जिस तरह से मैंने उनको देखा है कमबैक के बाद, उनको इंजरी हो गई थी, KPL में उन्होंने अच्छा खेला, उसके बाद सेकंड एडिशन भी KPL में उन्होंने अच्छा खेला। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद जो मिडिल ऑर्डर का हमें एक मसला नजर आ रहा है उसमें सुहेब मकसूद दूर दूर से कहीं उन पर जो रोशनी डाल के उनको थोड़ा सा यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ओपन की बात करें तो डेफिनेटली जो है वो हमारे पास ओपनर्स ही ओपनर्स इस टाइम नजर दिखाई दे रहे हैं, जिनको रेस्ट भी कराया वो भी ओपनर्स हैं और जिनको हम लोग लाए हैं वो भी ओपनर्स हैं। अच्छा, उनको फिर हम मिडिल ऑर्डर में खिलाना शुरू कर देते हैं अरफा, जैसे हम साइम अयूब को मजबूर कर रहे हैं, हारिस को कर रहे हैं,
फ़खर जमान को भी कर रहे हैं। अब आपकी मजबूरी है, आपके पास ओपनर्स ही इतने हैं, उन्हें मिडल ऑर्डर पे खिलाना शुरू कर देंगे। ये आपकी बात सही है कि सुहेब मकसूद को थोड़ा सा देखा जा सकता था, थोड़ा वर्कआउट नहीं ना। यहाँ ये भी प्रॉब्लम है हरफा, आपको पता है अपने वज़न पर, अपने बॉडी बैलेंस पर सुहेब बहुत लंबे अरसे से इस पर काम नहीं कर रहा, आप बेहतर मुझसे जानते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारे लड़कों का कि वो अपनी इन चीज़ों पर काम बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो समझते हैं बस खेल लिए क्रिकेट, बाहर जाके खेलेंगे, यहाँ खेलेंगे, पैसे कमा लेंगे। डॉक्टर साहब इस पर जल्दी से मिडल ऑर्डर पर कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में जो आपने बात की ना, असल इशू वही है कि यहाँ लग रहा है कि हर बंदा ओपनर बनना चाहता है। क्या क्रिकेटर पहले दिन जब ग्राउंड में आता है तो वो ओपनर बनने के लिए आता है, वो क्रिकेटर बनने के लिए आता है। तो हम उसको ओपनर बनाते हैं या वन डाउन बनाते हैं। अब 7 नाम बदी भाई ने लिया, 8वां उसमें अब्दुल्ला शफीक का भी शामिल कर लें। ओह यस, अब्दुल्ला शफीक, वेल सेड। तो ये 8 के 8 अगर ओपनर हैं तो हम इनको थोड़ा नीचे ले आए ना। मसला तो ये है कि जो ओपन खेल रहे हैं वो ओपनर नहीं है। बेशक बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर है लेकिन ओपनर नहीं है, रिजवान नहीं है ओपनर, उनको नीचे लाने की जरूरत है। 2 डाउन पे आ जाए, 3 डाउन पे आ जाए, जहाँ भी आ जाए 2 ओपनर ऊपर चले जाएं, दो नीचे आ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये इन्हीं 8 के साथ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा, तो मिडल ऑर्डर में लेके आने से ना तो उनकी शान कम हो जाएगी और ना ही कोई मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा। मेरा ख्याल है टीम ज़्यादा बेहतर एडजस्ट कर जाएगी अगर फिलहाल हमारे पास कोई बेहतर मिडल ऑर्डर नहीं है। जैसे सुहेब मकसूद तो है ही नहीं ना डॉक्टर साहब, किधर है? कोई एक नाम नहीं आ रहा। एक हसीबुल्ला खेल रहा था मिडल ऑर्डर में, लेकिन वो बहुत अभी यंग है, बहुत बच्चा है। ये कहना कि वो मिडल ऑर्डर संभाल लेगा, ये बड़े दूर की बात है, ये कयास आ रही है। मुश्किल भी है और दूसरा ये है कि वो फिर विकेट कीपर है, उसकी फिर टाई 2 बंदों से और से पड़ जाएगी, हारिस से पड़ जाएगी और रिजवान से पड़ जाएगी। अभी तो हारिस को भी मौका नहीं मिल रहा विकेट कीपिंग करने का, उधर रिजवान है। एग्जैक्टली वहाँ तो फिर 3 विकेट कीपर भी नहीं खिला सकते हम। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ अमान, बदियुल जमात साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अरफा फिरोज जकी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच आप तमाम हजरात का। अब तक के लिए तय, फिर आपसे होगी इंशाल्लाह मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।